अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन के बीच चीन, रूस और ईरान का समंदर में खतरनाक प्रदर्शन। संघर्ष विराम टूटा। कुर्द इलाकों पर सीरियाई सेना के हमले में हजारों लोग बेघर। भारत पाक संघर्ष के बाद पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट की मांग में अचानक उछाल। मुंडेरो की गिरफ्तारी के बावजूद अमेरिका वेनेजुएला बातचीत के लिए तैयार। न्यूयॉर्क पार्टी में आग से 40 मौतों में। स्विट्जरलैंड में बार्ग मालिक गिरफ्तार। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज़। चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां एक हफ्ते तक चलने वाले बड़े नौसैनिक अभ्यास की तैयारी पूरी हो गई है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और तेल टैंकरों की जब्ती के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि अभ्यास अहम समुद्री रास्तों और आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त सैन्य ऑपरेशन हैं, जिनमें समुद्री लक्ष्यों पर हमले और आतंकवाद रोधी रेस्क्यू मिशन शामिल हैं। केपटाउन के पास साइमन टाउन नौसैनिक अड्डे पर चीनी, रूसी और ईरानी जहाज़ों की आवाजाही ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं ये भी साफ नहीं है कि ब्रिक्स के अन्य देश इस अभ्यास में शामिल होंगे या नहीं। ये ड्रिल ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी सेना ने काराकास पर हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर जब्त कर लिए, जिनमें रूसी झंडे वाले जहाज भी शामिल थे, जिस पर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हुए कहा कि उनकी नीतियों पर सिर्फ उनकी अपनी नैतिकता लगाम लगा सकती है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी दी है। उधर दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी इस अभ्यास को लेकर विरोध और तेज हो गया है, जहां विपक्षी दलों ने रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के साथ सैन्य सहयोग पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ और खतरनाक है। एक तरफ अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई, दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान की खुली सैन्य एकजुटता और समुद्रों में बढ़ता शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक नए वैश्विक टकराव की ओर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीरिया के उत्तरी शहर ओलप्पो में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं, जहां सीरियाई सेना ने कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों पर जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। सीरियाई अरब सेना ने शुक्रवार शाम को शेख मकसूद इलाके में सैन्य अभियान का ऐलान किया, जब कुर्द लड़ाकों ने संघर्ष विराम के तहत इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 3 दिन की भीषण झड़पों के बाद दमिश्क सरकार और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच समझौता लागू नहीं हो सका। सेना ने कुर्द लड़ाकों को 6 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन शेख मकसूद और अशरफियह के कुर्द प्रशासन ने इसे आत्मसमर्पण मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सेना ने मानवीय कॉरिडोर खोलने की चेतावनी भी दी और नक्शों के साथ हमले के लक्ष्य जारी किए। कुछ ही घंटों में तोपखाने और ड्रोन हमले शुरू हो गए। SDF ने आरोप लगाया कि हमलों में खालिद फजर अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसे उन्होंने युद्ध अपराध बताया। वहीं सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अस्पताल हथियारों का गोदाम था। झड़पों में अब तक 22 लोगों की मौत और 173 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि करीब 1,59,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये ओलप्पो में पिछले साल बशर अल-असद की सत्ता के गिरने के बाद की सबसे भयावह हिंसा मानी जा रही है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सीरिया कभी स्थायी शांति देख पाएगा। वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही दक्षिण एशिया की सैन्य राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की डील लगभग तय मानी जा रही है। पाकिस्तान की इस वायुसेना के प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और बांग्लादेशी वायुसेना के प्रमुख हसन महमूद खान की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश अपनी पुरानी एयर फ्लीट को बदलने के लिए पाकिस्तान में बने JF-17 थंडर में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही ट्रेनर विमान सुपर मुश्ताक की तेज़ डिलीवरी का भी वादा किया है। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब $2 अरब के कर्ज को JF-17 डील में बदलने पर बातचीत कर रहे हैं, जो दोनों देशों के हालिया रक्षा समझौते के बाद बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले लीबिया के विद्रोही गुट के साथ भी अरबों डॉलर की जेट डील की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जानकारों का कहना है कि 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के हवाई संघर्ष ने JF-17 की मांग को अचानक बढ़ा दिया है।
जहां पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई लड़ाकू विमान गिराए। बाद में भारत ने नुकसान की बात मानी, हालांकि संख्या नहीं बताई। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने JF-17 और चीनी J-10C का इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने राफेल और सुखोई जैसे महंगे जेट उतारे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम कीमत लेकिन आधुनिक रडार और मिसाइल क्षमता वाला JF-17 कई देशों के लिए आकर्षक विकल्प बन चुका है। म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान पहले ही इसे अपने बेड़ों में शामिल कर चुके हैं। अब अगर बांग्लादेश भी इस क्लब में शामिल होता है तो ये साफ संकेत होगा कि एशिया में सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में आसमान में ताकत की यह दौड़ और भी खतरनाक रूप ले सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों के बारे में। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद अब एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका से रिश्ते बहाल करने के लिए एक्सप्लोरेटरी बातचीत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी मेड्रोगोस के नेतृत्व वाली सरकार ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी काराकास पहुंच चुके हैं और जल्द ही वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भी वॉशिंगटन जाएगा। आपको बताते चलें कि 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह टूट गए थे और अमेरिका ने विपक्षी नेता को राष्ट्रपति मान लिया था। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य दबाव डालकर तेल टैंकरों की जब्ती और प्रतिबंध कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप खुद ये दावा कर रहे हैं कि काराकास के साथ तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने पर सहयोग बढ़ रहा है। मादुरो अभी भी अमेरिका की जेल में बंद हैं, उन पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हमलों की अगली लहर रोकने की बात कही है और इसे शांति की कोशिश बताया है। जानकारों का कहना है कि यह पूरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना है के साथ साथ तेल और सत्ता की सबसे खतरनाक डील की ओर इशारा कर रही है, जहां बंदूक की नोक पर राजनीति और कूटनीति एक साथ चल रही है और पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है कि अगला धमाका कहां होगा। वहीं स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर की रात में भीषण बार अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, जहां 40 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए थे। अब बार के मालिक जैक्स मोरटी को फरार होने के खतरे के चलते प्री ट्रायल हिरासत में भेजने की मांग की है। क्रॉन्स मोंटाना के ला कंसंट्रेशन बार में लगी आग की जांच में लापरवाही से हत्या के आरोप लगाए गए, जबकि उनकी पत्नी और सह प्रबंधक जेसिका मोरटी को न्यायिक की निगरानी में रखा गया है। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों में आधे से ज्यादा किशोर थे और 116 लोग इसमें घायल हो गए थे। घटना के बाद पूरे स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय शोक मनाया गया, जहां मार्टिनी में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन, इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मैट्रेला और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भी मौजूद रहे। स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने देश को तबाह करने वाली त्रासदी बताया। जांच में सामने आया कि शैंपेन की बोतलों पर लगे स्पार्कलर्स छत की साउंड इंसुलेशन फोम के बेहद पास लगाए गए, जिससे आग भड़क गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि बार का आखिरी सुरक्षा निरीक्षण 2019 में हुआ था। इस खुलासे के बाद जनता में और गुस्सा फैल गया और अब पूरा देश न्याय प्रणाली से बिना किसी देरी और नरमी के दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज़। चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जहां एक हफ्ते तक चलने वाले बड़े नौसैनिक अभ्यास की तैयारी पूरी हो गई है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और तेल टैंकरों की जब्ती के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि अभ्यास अहम समुद्री रास्तों और आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त सैन्य ऑपरेशन हैं, जिनमें समुद्री लक्ष्यों पर हमले और आतंकवाद रोधी रेस्क्यू मिशन शामिल हैं। केपटाउन के पास साइमन टाउन नौसैनिक अड्डे पर चीनी, रूसी और ईरानी जहाज़ों की आवाजाही ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं ये भी साफ नहीं है कि ब्रिक्स के अन्य देश इस अभ्यास में शामिल होंगे या नहीं। ये ड्रिल ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी सेना ने काराकास पर हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर जब्त कर लिए, जिनमें रूसी झंडे वाले जहाज भी शामिल थे, जिस पर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हुए कहा कि उनकी नीतियों पर सिर्फ उनकी अपनी नैतिकता लगाम लगा सकती है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी दी है। उधर दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी इस अभ्यास को लेकर विरोध और तेज हो गया है, जहां विपक्षी दलों ने रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के साथ सैन्य सहयोग पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ और खतरनाक है। एक तरफ अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई, दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान की खुली सैन्य एकजुटता और समुद्रों में बढ़ता शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक नए वैश्विक टकराव की ओर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सीरिया के उत्तरी शहर ओलप्पो में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं, जहां सीरियाई सेना ने कुर्दों के कब्जे वाले इलाकों पर जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। सीरियाई अरब सेना ने शुक्रवार शाम को शेख मकसूद इलाके में सैन्य अभियान का ऐलान किया, जब कुर्द लड़ाकों ने संघर्ष विराम के तहत इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 3 दिन की भीषण झड़पों के बाद दमिश्क सरकार और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच समझौता लागू नहीं हो सका। सेना ने कुर्द लड़ाकों को 6 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन शेख मकसूद और अशरफियह के कुर्द प्रशासन ने इसे आत्मसमर्पण मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सेना ने मानवीय कॉरिडोर खोलने की चेतावनी भी दी और नक्शों के साथ हमले के लक्ष्य जारी किए। कुछ ही घंटों में तोपखाने और ड्रोन हमले शुरू हो गए। एसडीएफ ने आरोप लगाया कि हमलों में खालिद फजर अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसे उन्होंने युद्ध अपराध बताया। वहीं सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अस्पताल हथियारों का गोदाम था। झड़पों में अब तक 22 लोगों की मौत और 173 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि करीब 1,59,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये ओलप्पो में पिछले साल बशर अल-असद की सत्ता के गिरने के बाद की सबसे भयावह हिंसा मानी जा रही है, और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सीरिया कभी स्थायी शांति देख पाएगा। वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही दक्षिण एशिया की सैन्य राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की डील लगभग तय मानी जा रही है। पाकिस्तान की इस वायुसेना के प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और बांग्लादेशी वायुसेना के प्रमुख हसन महमूद खान की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश अपनी पुरानी एयर फ्लीट को बदलने के लिए पाकिस्तान में बने JF-17 थंडर में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही ट्रेनर विमान सुपर मुशाक की तेज डिलीवरी का भी वादा किया। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब $2 अरब के कर्ज को JF-17 डील में बदलने पर बातचीत कर रहे हैं, जो दोनों देशों के हालिया रक्षा समझौते के बाद बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले लीबिया के विद्रोही गुट के साथ भी अरबों डॉलर की जेट डील की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जानकारों का कहना है कि 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के हवाई संघर्ष ने JF-17 की मांग को अचानक बढ़ा दिया है, जहां पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई लड़ाकू विमान गिराए। बाद में भारत ने नुकसान की बात मानी, हालांकि संख्या नहीं बताई। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने JF-17 और चीनी J-10C का इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने राफेल और सुखोई जैसे महंगे जेट उतारे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम कीमत लेकिन आधुनिक रडार और मिसाइल क्षमता वाला JF-17 कई देशों के लिए आकर्षक विकल्प बन चुका है। म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान पहले ही इसे अपने बेड़ों में शामिल कर चुके हैं। अब अगर बांग्लादेश भी इस क्लब में शामिल होता है तो ये साफ संकेत होगा कि एशिया में सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में आसमान में ताकत की यह दौड़ और भी खतरनाक रूप ले सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों के बारे में। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद अब एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका से रिश्ते बहाल करने के लिए एक्सप्लोरेटरी बातचीत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी मेड्रोगोस के नेतृत्व वाली सरकार ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी काराकास पहुंच चुके हैं और जल्द ही वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भी वाशिंगटन जाएगा। आपको बताते चलें कि 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह टूट गए थे और अमेरिका ने विपक्षी नेता को राष्ट्रपति मान लिया था। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य दबाव डालकर तेल टैंकरों की जब्ती और प्रतिबंध
कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप खुद ये दावा कर रहे हैं कि काराकास के साथ तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने पर सहयोग बढ़ रहा है। मैदुरो अभी भी अमेरिका की जेल में बंद है, उन पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हमलों की अगली लहर रोकने की बात कही है और इसे शांति की कोशिश बताया है। जानकारों का कहना है कि यह पूरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना है के साथ साथ तेल और सत्ता की सबसे खतरनाक डील की ओर इशारा कर रही है, जहां बंदूक की नोक पर राजनीति और कूटनीति एक साथ चल रही है और पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है कि अगला धमाका कहां होगा। वहीं स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर की रात में भीषण बार अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, जहां 40 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए थे। अब बार के मालिक जैक्स मोरटी को फरार होने के खतरे के चलते प्री ट्रायल हिरासत में भेजने की मांग की है। क्रॉन्स मोंटाना के ला कंसंट्रेशन बार में लगी आग की जांच में लापरवाही से हत्या के आरोप लगाए गए, जबकि उनकी पत्नी और सह प्रबंधक जेसिका मोरटी को न्यायिक की निगरानी में रखा गया है। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों में आधे से ज्यादा किशोर थे और 116 लोग इसमें घायल हो गए थे। घटना के बाद पूरे स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय शोक मनाया गया, जहां मार्टिनी में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन, इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मैट्रेला और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भी मौजूद रहे। स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने देश को तबाह करने वाली त्रासदी बताया। जांच में सामने आया कि शैंपेन की बोतलों पर लगे स्पार्कलर्स छत की साउंड इंसुलेशन फोम के बेहद पास लगाए गए, जिससे आग भड़क गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि बार का आखिरी सुरक्षा निरीक्षण 2019 में हुआ था। इस खुलासे के बाद जनता में और गुस्सा फैल गया और अब पूरा देश न्याय प्रणाली से बिना किसी देरी और नरमी के दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है।